नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत तिवारी एक बार पुनः आपके अपने परिवार के सक्सेस अब में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं दोस्तों। और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के साथ मैं हाजिर हुआ हूं और यह वीडियो एक ही दिन में आपको तीन वीडियो मिलेंगे। इसके 30 मिनट की लगभग आपका 100 मिनट के अंदर मैं पूरा सिलेबस खत्म करा दूंगा। एक में थ्योरी होगी, एक में सिद्धांत होंगे पूरे आपके। सिद्धांत का कहने का तात्पर्य बुट का घोषणा पत्र है, लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र है, ये आपके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, राधा कृष्णन आयोग है, मुदालियर आयोग है, ये सारे होंगे। और एक में आपके शॉर्ट फॉर्म जो पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछा जाता है OBB का फुल फॉर्म क्या होता है, NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है, SCERT का क्या होता है, इस तरह के होंगे। और प्लस उसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और आप लोगों को तरीका भी एक वीडियो के अंदर बताया जाएगा कैसे आपको 5 तारीख का पेपर उड़ाना है और 90+ नंबर आप लोग कैसे लाएंगे। दोस्तों जुड़े रहो, ये वादा फेल नहीं होगा, चाहे मुझे रात में वीडियो देना पड़े, आपको वीडियो 4 तारीख के पहले सारे मिल जाएंगे। अब हम चर्चा करते हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के देखो ऑलरेडी हम 17 वीडियो पढ़ चुके हैं, डिटेल पढ़ चुके हैं। जिन मित्रों ने हमारे 17 वीडियो देखे होंगे, पूरे प्लेलिस्ट बनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिए मैंने, तो मैं गारंटी से दावे के साथ कह सकता हूं कि उन 17 वीडियो के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। यदि क्वेश्चन चला जाए तो चैनल को आप डिसलाइक करके चले जाना। और लेकिन आज जो आप लोग ये समरी पढ़ रहे हैं 3 से 4 वीडियो में, जो दोस्त हमारा समरी देख लेगा वो 40+ फ्री कर जाएगा। समरी देख लेगा 40 फ्री कर जाएगा। बस आपको ध्यानपूर्वक सुनना है चीज़ों को, इसमें न जाए कि दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आपको ध्यानपूर्वक सुनते जाएं। एक एक शब्द का वर्णन करूंगा, ध्यानपूर्वक सुने और लिखें वीडियो पॉज कर करके। और मैं टेलीग्राम चैनल पर पूरे संपूर्ण नोट आज पुनः अपलोड कर दूंगा, प्रत्येक विषय के रात्रि तक आप लोगों को मिल जाएंगे, जरूर आप देख लीजिएगा। चलो अब चलते हैं अनुच्छेद 21 के संविधान भाग 3 के अंतर्गत। संविधान भाग 3 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में मूल अधिकार दिया गया है, प्रत्येक राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को, प्रत्येक राज्य 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इस प्रकार को उसको कानून बनाना ही बनाना होगा। यह हमारे संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21A या 21 का में कहा गया है। इसमें होगा क्या, इसकी धारा 45 क्या बोलती है? धारा 45 कहती है कि राज्य में इस संविधान के लागू होने के 10 वर्ष तक, 10 वर्ष के अंतर्गत मतलब 10 वर्ष तक आप प्रत्येक सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएंगे जो 14 वर्ष से कम है। 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएंगे जो 14 वर्ष के अंतर्गत है। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कहाँ कही गई? पहला क्वेश्चन बन जाता है हमारा, तो 21A में कही गई। धारा 45 के अंतर्गत अनुच्छेद 21A में संविधान के भाग 3 में यह बात कही गई। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से, तो अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या बनेगा? दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि यह तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की, तो वर्धा सम्मेलन में 1937 में हस्तकला मतलब हस्त के आधार पर शिक्षा देने, मतलब महात्मा गांधी ने वर्धा सम्मेलन जो 1937 में हुआ था। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका फिर तैयार हो गया कि वर्धा सम्मेलन कब हुआ था? 1937 में हुआ था। इसका मूल उद्देश्य था, महात्मा गांधी ने कहा था बच्चों को ऐसी शिक्षा दो, बच्चों को ऐसी शिक्षा दो कि वह स्वयं रोजगार उत्पन्न करे, अपनी रोजी रोटी उस शिक्षा के द्वारा कमा सके। लेकिन इसी के साथ सबसे पहले निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात भारत में किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले ने 18 मार्च सन 1910, 18 मार्च सन 1910 में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी। और उन्होंने ब्रिटिश संसद में इस विधेयक को लाए, लेकिन इसको निरस्त कर दिया गया, इनकी बात नहीं मानी गई। तो क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गए। भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो आई वो किसके अंतर्गत है? तो संविधान के भाग 3 के अंदर धारा 45 अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आई। सर्वप्रथम किसने कही थी? अगला देखते हैं। 86 में संविधान संशोधन 2002 में हुआ। उसके बाद यह प्रत्येक राज्य सरकार का कर्तव्य है, उसका मूल दायित्व है कि वह जन्म से लेकर 6 वर्ष तक बच्चे के नैतिक और शैक्षिक विकास का ध्यान रखेगा। इसी के अंतर्गत आपने देखा होगा कि माताओं को टीकाकरण वगैरह करवाया जाता है, पल्स पोलियो वगैरह की दवाइयाँ बच्चों को घर पे आके पिलाती हैं आंगनबाड़ी वाली महिलाएं। और 3 वर्ष के बाद बच्चों को आंगनबाड़ी में बैठाने का अधिकार होता है, ताकि वह जो विद्यालय रेडीनेस प्रोग्राम चलाया गया था, विद्यालय उन्मुख योजना चलाई गई थी, जो आपको डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ सुन लें
रेडीनेस प्रोग्राम उन बच्चों के लिए था जो बच्चे आंगनबाड़ी में नहीं पढ़ते हैं, तो उनको शुरुआत के 6 से 8 सप्ताह तक आंगनबाड़ी वाला माहौल दिया जाता है ताकि वह विद्यालय से क्या हो सके, मिल सकें। आगे देखते हैं हम, भारत में एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा संविधान के 42वें संशोधन 1976 में की गई थी। अगला देखते हैं, तो ये लीनियर है, क्वेश्चन ऑप्शन ही बनेगा यहाँ से। सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा, सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। किस विश्वविद्यालय की? कलकत्ता मदरसा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अगला देखते हैं, सन 1791 ईस्वी में जोनायन डंकन के प्रयासों से, सन 1791 ईस्वी में जोनायन डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। तो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की गई? सन 1791 में। और 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। 2 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए। सन 1800 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजी द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। तो लॉर्ड बेलेजी ने 1800 ईस्वी में की। अब हमने यहाँ देखा कलकत्ता मदरसा विश्वविद्यालय और संस्कृत कॉलेज विश्वविद्यालय स्थापित करने का सरकार का उद्देश्य क्या था उस समय, ब्रिटिशकालीन जो सरकार थी, तो इनका उद्देश्य यह था। देखते हैं, कलकत्ता मदरसा विश्वविद्यालय की स्थापना करने के बाद इनका उद्देश्य था कि मुगलों को, मतलब मुसलमानों को शिक्षा देके एक मुस्लिम काजी, एक मुस्लिम सलाहकार पैदा करना, अपने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सहायता के लिए, अपने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सहायता के लिए सलाहकार उत्पन्न करने के लिए इन्होंने कलकत्ता मदरसा विश्वविद्यालय की स्थापना की ताकि इन्हें सहयोग हो सके उनके कानूनी मामले सुलझाने में। और बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना जोनायन डंकन ने जो की थी, इसका उद्देश्य था ताकि यह हिंदू रीति रिवाजों में जो केस वगैरह आते थे, जो अपराध होते थे, उनके लिए एक सलाहकार पैदा कर चुके हैं जो ब्रिटिश सरकार के अधीन कार्य करे, ब्रिटिश न्यायाधीशों को सलाह दे। ठीक है, अब अगला देखते हैं, सन 1821 में पूना के रेजिडेंट एल्फिंस्टन ने पेशवा के दक्षिण कोच की सहायता से पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। तो पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1821 ईस्वी में की गई। ये हमने कुछ लीनियर पॉइंटें की बात की। अब हम भारत में शिक्षा का आगाज कहाँ से हुआ, तो ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा का आगाज किया। सुनते हैं कुछ ऑर्डली पॉइंट। मिशनरियों ने शिक्षा का प्रारंभ किया और मिशनरियों को अधिकार दे दिया गया कि आप भाई भारत में शिक्षा करिए। इनकी शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, तो पहला मिशनरियों की शिक्षा का उद्देश्य था अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। यह गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देते थे, मुफ्त में शिक्षा देके, यह मुफ्त में शिक्षा देके उन्हें ईसाई धर्म की ओर प्रेरित करते थे, अपने धर्म को बढ़ावा देते थे और सभी धर्मों को नीचा दिखाने की चेष्टा करते थे। दूसरा उद्देश्य था कि बच्चों को शिक्षित करके एक ईसाई वर्ग तैयार करना। ऐसे इन प्रकार थे और यह काफ़ी स्कॉलरशिप वगैरह जो मैंने पहला पॉइंट बोला उससे आप 3 पॉइंट बना लीजिए। अब इसके बाद एक चार्ल्स ग्रांट महोदय आए जिनकी पंचसूत्री योजना अभी तक प्रचलित है। इनकी पंचसूत्री योजना क्या थी? चार्ल्स ग्रांट महोदय ने भारत में विद्यालयों की स्थापना करना शुरू किया। और कौन से विद्यालय स्थापित किए? ईसाई मिशनरी विद्यालय स्थापित किए। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। विद्यालयों के माध्यम से इन्होंने अपने धर्म ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना इनका दूसरा उद्देश्य था। अंग्रेजी साहित्य में शिक्षा देना ही इनका तीसरा उद्देश्य था। अंग्रेजी साहित्य में शिक्षा देना इनका तीसरी पंचसूत्री योजना थी। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना इनका चौथा पॉइंट था। और पांचवा पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान का प्रचार प्रसार। मतलब पहला इन्होंने कहा भाई भारत में विद्यालय स्थापित कीजिए, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, अंग्रेजी साहित्य में शिक्षा दीजिए और फिर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। अच्छा, एक पॉइंट 2 बार लिख गया शायद। अच्छा, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना, यहाँ एक कर लीजिए, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देना, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देना। देखो, पहला था भारत में विद्यालयों की ईसाई विद्यालयों की स्थापना करें, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करें, अंग्रेजी साहित्य में शिक्षा दें, अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा दें, अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा दें और अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दें। जब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम सिखाओगे तो निश्चित है हमारे वर्ग के लोगों से ज़्यादा जुड़ेगा। आज जैसे ही जिस बच्चे को संस्कृत आती होगी तो वह संस्कृत कॉलेज की तरफ भागेगा, वह अपने अंग्रेजी जो इंग्लिश लोग हैं, इंग्लिश मीडियम में बोलते हैं, उनसे ज़्यादा उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है, वह उन लोगों की ओर अग्रसर हो जाएगा जो संस्कृत में है।
बात करते हैं संस्कृत को, या जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ कम रहना पसंद करता है, क्योंकि उसका माहौल सेटअप नहीं हो पाता, उन्हें ठोस बुंदेली या ठोस खड़ी बोली बोलनी है, जबकि उसको इंग्लिश बोलने की आदत है। ऐसे होते हैं। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का इन्होंने कहा प्रचार प्रसार कीजिए। यह चार्ल्स ग्रांट महोदय की पंचसूत्री योजना थी। इस पंचसूत्री योजना के बाद उदासीन पड़ी हुई ब्रिटिश सरकार जागृत हुई और सन 1813 का घोषणा पत्र लेके आई। सन 1813 का घोषणा पत्र लेके आई और इस सन 1813 के घोषणा पत्र के बाद सन 1813 में जो 1813 में आदेश पत्र, आज्ञा पत्र जिसे कहते हैं, आज्ञा पत्र आया। इस आज्ञा पत्र में सरकार ने भारतीयों पर 1 लाख प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का निर्णय लिया। लेकिन समस्या यहाँ क्रिएट हो गई कि इन्होंने 1 लाख का कोई भी हिसाब नहीं दिया। तो इस 1 लाख का हिसाब न देने के बाद 3 प्रकार के विवाद उत्पन्न हो गए। एक हुआ प्राच्यवादी वाद हो गया, एक पाश्चात्यवादी हो गए और एक लोक भाषावादी हो गए, लोक शिक्षावादी हो गए। दोस्तों यहाँ से 1 से 3 क्वेश्चन बनेंगे जितना अभी तक पढ़ा दिया है। प्राच्यवादी क्या कहते थे? प्राच्यवादियों का कहना था कि हमें यह कहते थे कि भारतीयों को प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति की साहित्य की शिक्षा संस्कृत, अरबी, फारसी माध्यम में दो। इन्होंने कहा जो भारतीय इतिहास है उसकी शिक्षा आप अंग्रेजी में मत दीजिए, अंग्रेजी में नहीं देना है, काय में देना है, संस्कृत, अरबी। ये प्राच्यवादी जो नए युवक थे इनका कहना था। और इस पर मुनरो ने ब्रिटिश संसद में एक कथन कहा था, यदि सभ्यता का आयात किया जाने लगे, यदि सभ्यता का आयात होने लगे तो ब्रिटेन इस पदार्थ के आयात का सर्वाधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। मुनरो ने कहा था यदि सभ्यता का आयात होने लगे तो ब्रिटेन इस पदार्थ के आयात का सर्वाधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके बाद दोस्तों पाश्चात्यवादी आए हमारे, और पाश्चात्यवादी कहते थे इन्होंने कहा कि भाई अंग्रेजी भाषा में मतलब जो हमारा पाश्चात्य साहित्य था, पश्चिमी साहित्य था, जो ब्रिटेन साहित्य था, अंग्रेजी साहित्य था, उसकी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में दो। ये इसके समर्थक राजा राम मोहन राय थे, इतना ध्यान देना, इनके समर्थक राजा राम मोहन राय थे। मतलब राजा राम मोहन राय कहते थे भाई हाँ अंग्रेजी में शिक्षा दो, क्योंकि राजा राम मोहन राय समझते थे कि अंग्रेजी में शिक्षा देने के तदुपरांत भारतीयों में नव जागृति उत्पन्न होगी, पुनर्जागरण की स्थिति होगी और देश को आज़ादी मिलने में सहायता होगी। तो इसलिए आप इन्हें गलत ना समझें कि भाई ये इस माध्यम में थे, अंग्रेजी नहीं, इन्होंने कहीं ना कहीं किया, अच्छा किया। इसके बाद लोक शिक्षावादी थे, यह कह रहे थे भाई बच्चे को शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, उसकी लोक भाषा में दी जाए। इस विचारधारा के लोग देसी माध्यम में शिक्षा देने के लिए तैयार थे। 1813 की आज्ञा पत्र की कुछ बातें देख लेते हैं। वार्षिक अनुदान वार्षिक अनुदान 1 लाख से 10 लाख कर दिया गया। सभी देशों की मिशनरियों में भारत स्वतंत्र पूर्वक धर्म और शिक्षा का प्रसार कर सकता है। इस विवाद के निपटने के बाद अनुदान 1 लाख से कितना कर दिया गया। ये विवाद जो थे प्राच्यवादी, पाश्चात्यवादी, लोक शिक्षावादी, जो विवाद था, क्वेश्चन लिखने को आ जाता है प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या था, प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या था, तो आप लिखेंगे प्राच्य पाश्चात्य विवाद 1813 में आया आज्ञा पत्र की वजह से हुआ था, जिसमें कंपनी ने 1 लाख प्रतिवर्ष रुपए देने की बात कही थी, लेकिन उस 1 लाख रुपए का कोई विवरण नहीं दिया गया था कि कब, कहां और कैसे उसको खर्च करना है। उसकी वजह से 3 वर्गों में बढ़ गया। एक प्राच्यवादी वर्ग बढ़ गया। प्राच्यवादी वर्ग ऐसा वर्ग था जो कहता था नहीं भाई इनको इनके साहित्य की शिक्षा अरबी, फारसी और संस्कृत में ही दीजिए, अंग्रेजी में मत दीजिए। इनका समर्थन करते हुए मुनरो ने कहा था यदि सभ्यता का आयात होने लगे तो इस पदार्थ की आयात में ब्रिटेन सर्वाधिक महान लाभ उठा सकता है। इसके बाद पाश्चात्यवादी यह वादी थे, यह कहते थे नहीं भाई आप उन लोगों को अंग्रेजी में शिक्षा दीजिए, कोई समस्या नहीं है। इनका समर्थन राजा राम मोहन राय ने किया। लोक शिक्षावादी हुआ थे, ये कहते थे भाई मातृभाषा में ही शिक्षा दीजिए। इसके बाद जब इनका समर्थन हो गया तो समर्थन के बाद जब इसमें घोषणा पत्र में सुधार किया गया तो वार्षिक अनुदान 1 लाख से 10 लाख तक कर दिया गया। और इसके साथ सभी देशी की मिशनरियों में भारत में स्वतंत्रता पूर्वक सभी मिशनरी भारत में स्वतंत्रता पूर्वक धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे, ठीक है, कर सकते थे। इसके बाद हम देखते हैं अब इसमें एक हम
पढ़ते हैं लॉर्ड मैकाले, यहीं से हमारा शुरू होता है लॉर्ड मैकाले का, क्योंकि इसके बाद लॉर्ड मैकाले की स्थापना की गई। लॉर्ड मैकाले को भाई बनाया गया और इनसे कहा गया कि आप कुछ दीजिए। और अब हम सुनते हैं 10 मिनट लॉर्ड मैकाले को 1813 में आज्ञा पत्र जो आया उसके जस्ट, ध्यान देना यहाँ मैं लिखते जा रहा हूँ, 1813 का आज्ञा पत्र आ गया। आज्ञा पत्र के 20 वर्ष बाद जो हमारा आया लगभग 1833 से 35, लेकिन आप 35 टिक करेंगे, ये आया था हमारा लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र जैसे 2 फरवरी 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपने घोषणा पत्र की संस्तुतियां सरकार के सामने प्रस्तुत की। 1833 में इनके भाई आयोग का क्या किया गया, घोषणा पत्र लाने के लिए नियुक्त किया गया। आप आइए, इन्हें कानून का एक सदस्य बनाया गया। काउंसिल कानून के तहत इन्हें एक सदस्य बना के नियुक्ति की गई। और लॉर्ड मैकाले ने लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। लॉर्ड मैकाले को बेंटिंग महोदय ने लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया और इस लोक शिक्षा समिति के अध्यक्ष महोदय ने 2 फरवरी 1835 में 2 फेब 1835 में अपने घोषणा पत्र की बातें कहीं, अपने घोषणा पत्र की बात कही, क्या बात कही, उन सब पर अभी हाँ। और हम यहाँ देखते हैं दोस्तों, हम मैकाले का घोषणा पत्र की बात कर रहे थे। लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र जो 2 फरवरी 1835 में आया था, इस घोषणा पत्र के तहत क्या था, इन्होंने अपने जो विचार प्रस्तुत किए थे 2 फरवरी 1835 में विलियम बेंटिंग के पास दे दिए थे। अब इन घोषणा पत्र की कुछ बातें थीं। इस घोषणा पत्र ने अपनी बातों में क्या कहा, इसने सबसे पहले तो अपने साहित्य का गुणगान करते हुए भारतीय साहित्य की धज्जियां उड़ा दी। लॉर्ड मैकाले ने भारतीय साहित्य की धज्जियां, इसने कहा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय में रखी पुस्तकों का मान, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय में रखी पुस्तकों का मान समस्त हिंदू अरबी साहित्य की पुस्तकों से भी ज़्यादा होता है। तो लिखा है, इसके शब्द स्पष्ट लिखे हैं कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी में पुस्तकों का मान संस्कृत एवं अरबी के संपूर्ण साहित्य से अधिक होता है। इस तरह से इसने बेइज्जती कर दी। इस तरह से इसने क्या की, बेइज्जती की। और अपने साहित्य का गुणगान करते हुए उसके एक कथन और प्रचलित है। इसने कहा, यहाँ पर जो डॉक्टर, जो चिकित्सक पद्धति अपनाई जाती है, इस चिकित्सक पद्धति को सुनकर इंग्लैंड के डॉक्टर, इंग्लैंड के पशु चिकित्सक, इंग्लैंड के ब्रिटेन के पशु चिकित्सक उसे सुनकर हंसते हैं। और इसने भारतीय साहित्य को यूरोपीय साहित्य की तुलना में निम्न माना। और लॉर्ड मैकाले का मेन उद्देश्य क्या था, लॉर्ड मैकाले ने का मेन उद्देश्य था, चलो इसके प्रतिवेदन की मुख्य बातें देखते हैं। प्रतिवेदन की प्रमुख बात यह है कि इसने साहित्य शब्द अपने घोषणा पत्र में यूज किया। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ प्रश्न बन जाता है, साहित्य शब्द प्रयोग किया। साहित्य शब्द का अर्थ यहाँ पर अंग्रेजी और फारसी साहित्य से नहीं था। साहित्य शब्द का यहाँ तात्पर्य ओनली अंग्रेजी साहित्य से था। कैसे था, अंग्रेजी साहित्य से था। इसके बाद प्रतिवेदन की बात करते हैं तो इसने कहा कि विश्व के समस्त उन्नतशील राष्ट्रों में अंग्रेजी बोली जाती है, इसलिए भारत की जनसाधारण में भी अंग्रेजी पहुंचाओ। नव जागरण का एकमात्र साधन भी अंग्रेजी होता है और ज्ञान के विशाल भंडार को प्राप्त भी किया जा सकता है अंग्रेजी के माध्यम से ही। मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना गया है। तो यहाँ लिख लीजिए आप एक पॉइंट, मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना गया है, अग्रदूत माना गया है। और यह एक पहला ऐसा ब्रिटिश गवर्नर था, ब्रिटिश शासक था, ऐसा पहला अंग्रेज हुआ जिसने भारतीयों से प्रभावित होकर भारतीयों की शिक्षा को एक लिखित ढांचा देने का कोशिश किया। और इसकी रणनीतियों से, इसके घोषणा पत्र से जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद था वो भी खत्म हो गया। लेकिन इसका एक मोस्ट कथन और ध्यान रखिए, लॉर्ड मैकाले जब आप चलो यहाँ से हम आपको बताते हैं। अब इनकी जो इसने हमारे साहित्य की बेइज्जती की थी, इसका समर्थन दादा भाई नौरोजी ने कहा। और दादा भाई नौरोजी ने यह भी कहा, हाँ भाई, लॉर्ड मैकाले भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना नहीं जाता है। उसने भारतीयों के अंदर शिक्षा के देकर एक पुनर्जागरण, इसने दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा, मैकाले भारत की उन्नति करना चाहता था, मैकाले भारत की उन्नति करना चाहता था। उसके इरादे नेक थे,
उसने हमारी संस्कृति उसने कहा था ना कि एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय में रखी पुस्तकों का मान संस्कृत और अरबी साहित्य के इक्वल के मान से भी अधिक होता है। तो उसने हमारी संस्कृति पर जो आरोप लगाए उसको हमें उदारतापूर्वक भूल जाना चाहिए और उसकी अज्ञानता के लिए हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए। ये दादाभाई नौरोजी के कथन लॉर्ड मैकाले के विवरण घोषणा पत्र के तहत आया था। लॉर्ड मैकाले के घोषणा पत्र की कमियां क्या थी, इन कमियों को हम देखते हैं। इसने संपूर्ण भारतीय साहित्य को मैकाले की दृष्टि में निकृष्ट था। विवरण पत्र में भाषाओं का अपमान किया गया था। मैकाले विदेशी माध्यम से पाश्चात्य सभ्यता को भारत पर थोपने का प्रयत्न करता था और मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा उच्च वर्ग को देना सही समझा और इसलिए इसका एक सिद्धांत आया, फिल्ट्रेशन थ्योरी, अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत। इसे 100% इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए दोस्तों, इस बार पूछा जाएगा। अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत या छन्नीकरण का सिद्धांत या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या थी, इस पर आपको चर्चा करनी होगी। इस पर आपको चर्चा करनी होगी। तो यह सिद्धांत क्या था, हम पहले इसी को जान लेते हैं कि हमारा छनाई का सिद्धांत क्या था, अधोगामी। तो इन्होंने कहा था वर्तमान समय में हमारा उद्देश्य निम्न वर्ग को शिक्षा देना नहीं है, हम एक उच्च वर्ग को शिक्षा देंगे। वह शिक्षा धीरे धीरे छन कर निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। अर्थात मैकाले भारत में एक ऐसा बाहु वर्ग तैयार करना चाहता था कि जो, इसका एक कथन और है, मैकाले की जो इस पूरा निचोड़ हम बोलें, पूरा मतलब लॉर्ड मैकाले के घोषणा पत्र अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत, मैंने बता दिया आपको क्या बताया कि लॉर्ड मैकाले निम्न वर्ग को शिक्षा देने का उद्देश्य नहीं रखता था। वह कहता था हम उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा देंगे और वह शिक्षा धीरे धीरे छन कर निम्न वर्ग तक अपने आप पहुंच जाएगी। अर्थात इसका जो संपूर्ण उद्देश्य इसके विवरण पत्र को पढ़ने के बाद मिलता है। एक कथन है, ये लिख देना आप लोग, जब आप छनाई का सिद्धांत लिख रहे हो उसमें लिख देना, लॉर्ड मैकाले एक ऐसा बाहु वर्ग तैयार करना चाहता था जो रंग रूप तथा गुणों से तो भारतीय हो, लेकिन उसकी सोच, उसकी भावनाएं, उसके काम करने के तरीके कैसे हों, ब्रिटिश हों। अर्थात यह है मानसिक और सांस्कृतिक रूप से ब्रिटिश बनाना चाहता था, जबकि रंग और रूप से वह भारतीय हो। मतलब यह ब्रिटिश के गुलाम पैदा करना चाहता था। सीधी सीधी डायरेक्ट की बात समझ लीजिए। इस फ्रांसीसी वार्डन ने, देखो जब आप पेपर लिख रहे हो अधोगामी सिद्धांत आ गया तो एक समर्थन लाइन लिखना, अधोगामी निस्पंदन के सिद्धांत पर, छन्नीकरण के सिद्धांत पर, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के आधार का समर्थन करते हुए फ्रांसीसी वार्डन ने लिखा है, बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अधिक उत्तम तथा निरापद होगा, अर्थात श्रेष्ठ होगा। इन्होंने कहा बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की अपेक्षा नहीं, थोड़े से व्यक्तियों को बहुत अधिक ज्ञान दे दिए, वह उत्तम और श्रेष्ठ होगा, निरापद होगा। आगे चलते हैं। ऑथर पेहरू ने अपने शब्दों में छन्नीकरण के सिद्धांत की व्याख्या की और ऑथर पेहरू ने अपनी पुस्तक एजुकेशन ऑफ इंडिया, पुस्तकें भी मैं लेके आऊँगा आपके एक वीडियो में, एजुकेशन ऑफ इंडिया ऑथर पेहरू की पुस्तक है। और इस पुस्तक में इन्होंने क्या कहा कि जन समूह में शिक्षा को ऊपर से नीचे की ओर छन का पहुंचना है। बूंद बूंद कर भारतीय जीवन में के हिमालय से उपयोगी शिक्षा, बूंद कर हिमालय में जैसे उपयोगी गंगा जी बहती है तो गंगा जी से तुलना करते हुए लिखता है, हिमालय से उपयोगी शिक्षा नीचे की ओर बहती हुई और कुछ समय में चौड़ी तथा विशाल धाराएं बदलकर शुष्क मैदानों में सिंचाई करेगी, अर्थात सभी वर्गों तक पहुंच जाएगी। यह ऑथर पेहरू ने अपनी बात कह दी। और इस प्रकार से जिस प्रकार लैटिन भाषा के कारण इंग्लैंड वगैरह में नवजागरण हुआ, उसी प्रकार से लॉर्ड मैकाले की इस घोषणा पत्र के बाद भारत में नवजागरण हुआ और यह अनजाने में ही अंग्रेजी की शिक्षा दिलवाकर भारत को भारतीय स्वतंत्रता की ओर अग्रसर कर गया और इसने भारतीय पुस्तकों में इसने भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखवाने की व्यवस्था की। इसका एक गुण था। और चलो अब इसके बाद हम दोस्तों बात कर लेते हैं, बात करते हैं लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र 1835 हो गया। अब हम चलते हैं वुड के घोषणा पत्र पर। वुड के घोषणा पत्र पर, और अब वुड का घोषणा पत्र हम देखते चलते हैं कब आया था। तो वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ट कहा जाता है। पहला तो यही है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ट किसे कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ट
मैग्ना कार्टा वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है? किसके घोषणा पत्र को कहा जाता है? वुड के घोषणा पत्र। वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे महाधिकार पत्र की भी संज्ञा दी गई। इसे महाधिकार, ये पूछ लिया जाता है, महाधिकार पत्र किसे कहते हैं? घोषणा पत्र को कहते हैं महाधिकार पत्र की भी संज्ञा दी गई। पत्र की संज्ञा दी गई। यह 1854 में जारी किया गया। तो वुड का घोषणा पत्र कब आया था? 1854 में आया था। यह वुड का घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड के नाम पर 19 जुलाई 2 फरवरी में आया था। ये 19 जुलाई 1854 को वुड का घोषणा पत्र आया। वुड का घोषणा पत्र आया। ये हो गया। और इसके साथ हम देखते हैं इसमें 100 अनुच्छेद वाला एक प्रस्ताव भी पारित हुआ और भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत किया। अब इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं, इस पर हम बात करते हैं। यह पहला ऐसा घोषणा पत्र था जिसमें जन सामान्य की शिक्षा की बात की गई। पहला ऐसा घोषणा पत्र था, तो पॉइंटों को सुनते जाएं। पहला ऐसा घोषणा पत्र था जिसके तहत शिक्षकों के वेतनमान में वृद्धि करने की बात की गई। पहला ऐसा घोषणा पत्र था जिसके तहत गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति देने की बात की गई। पहला ऐसा घोषणा पत्र था जिनमें पुस्तकें भारतीय भाषाओं में लिखने की बात की गई। पहला ऐसा घोषणा पत्र था जिसमें प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने की बात की गई। पहला ऐसा घोषणा पत्र था जिनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार का दायित्व कंपनी के कंधों पर डाल दिया गया और प्रत्येक प्रांत में जन लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। पहला। दूसरा देखें इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके तहत देखो, सुन लिया आपने पॉइंट, प्रत्येक प्रांत में जन शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। जन शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। अगला देखते हैं दोस्तों, सरकारी शिक्षण संस्थानों में देने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो, अर्थात इसने कहा कि प्रत्येक धर्म अपनी अपनी शिक्षा अपने अपने संस्थानों में दे सकता है। घोषणा पत्र प्राच्य साहित्य को अच्छा मानता था, किंतु शिक्षा का अंतिम उद्देश्य इसका भी पाश्चात्य यूरोपीय साहित्य का ज्ञान कराना था। इसने कहा भाई आप प्रारंभिक शिक्षा तो अपनी मातृभाषा में दीजिए, लेकिन जो उच्च शिक्षा होगी वह आपको अंग्रेजी भाषा में ही प्राप्त करनी चाहिए। गांव में देसी भाषाई पाठशालाएं स्थापित की उसने। ऊपर जिला स्तर पर आंग्लाई देसी भाषा हाई स्कूल स्थापित किए। और इसके साथ साथ शिक्षा के निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन हेतु इसने अनुदान सहायता पद्धति चलाने की बात की। इसने स्त्री व व्यावसायिक शिक्षा की भी बात की। स्त्री व व्यावसायिक शिक्षा की भी बात की। व्यावसायिक शिक्षा की बात कही। और वुड का घोषणा पत्र में इसके वुड के घोषणा पत्र के गुण देख लेते हैं दोस्तों। शिक्षा का सुसंगठित व सुनिश्चित रूप वुड के घोषणा पत्र में आया। शिक्षा का दायित्व कंपनी को वुड के घोषणा पत्र के तहत दिया गया। इसके घोषणा पत्र में नारी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है, इसका प्रमुख गुण था। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना करना भी इसका प्रमुख गुण था। शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की बात कही गई। इसके तहत निष्पंदन सिद्धांत का त्याग पत्र हो गया, मतलब इसके आते ही वुड का घोषणा पत्र जैसे ही आया 1854 में 19 जुलाई, उसी प्रकार निष्पंदन सिद्धांत का खात्मा हो गया। जन साधारण की शिक्षा का भी प्रचार प्रसार होने लगा। भारतीय भाषाओं और साहित्य के महत्व को भी अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया। छात्रवृत्ति, अनुदान प्रणाली और भौतिक सुविधाएं देने का भी प्रयास किया गया। यह घोषणा पत्र लगभग 50 वर्षों तक प्रभावी रहा। इसके दोष क्या थे? सरकार को सौंपकर नौकरशाही का आधिपत्य स्थापित किया। मतलब इन्होंने सरकार को सौंप दिया तो क्या होगा? सौंपकर नौकरशाही का आधिपत्य स्थापित हो गया। व्यावसायिक शिक्षा की नीति दोषपूर्ण थी। जिन्होंने व्यावसायिक शिक्षा की नीति उसकी दोषपूर्ण थी। मतलब भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन आंसू पहुंचने के लिए किया गया। मतलब जो भारतीय भाषाओं को महत्व दिया गया वो सब आंसू पहुंचने के समानता। मतलब प्राथमिक शिक्षा आप मातृभाषा में दीजिए, बकाया तो आपको अंग्रेजी साहित्य ही पढ़ना पड़ेगा। धर्मनिरपेक्षता की नीति सर्वथा ढोंगपूर्ण थी। कागज में तो कह दिया कि जिस विद्यालय में शिक्षा दी जाए धर्मनिरपेक्ष हो, लेकिन वास्तविकता रूप में जो जमीनी स्तर पर थे वो सब ढोंगपूर्ण थी, मतलब राधे राधे थी।
शिक्षा विभाग की स्थापना से शिक्षा का लचीलापन नष्ट हो गया। जो इसने शिक्षा विभाग की स्थापना की उससे जो शिक्षा का लचीलापन है वो नष्ट हो गया। अब इसके आगे हम बात करते हैं मिश्रा जी और देखते हैं आगे हमें पढ़ना है जो और आयोग आए हैं हमारा। पॉज करो। और अब इसके आगे हम देखते हैं दोस्तों कि न्यूनतम अधिगम स्तर की परिभाषाएं आती हैं। न्यूनतम क्या होता है? कौशल का वह अंश जो किसी निश्चित कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा निश्चित कक्षा के विद्यार्थियों को निश्चित समय में, मतलब प्राथमिक शिक्षा जो होता है इसमें एक निश्चित कौशलता का वह अंग जो किसी निश्चित कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में पूर्ण किया जाए उससे हम क्या कहते हैं? न्यूनतम कहते हैं। अधिगम क्या होता है? सीखना, जो विद्यार्थियों द्वारा बालक के व्यवहार में एक ऐसा परिवर्तन जो वह स्वयं को समाज में समायोजित कर सके। बालक के व्यवहार में ऐसा परिवर्तन हो जिससे वह समाज में अपने आप को समायोजित कर सके। इसके बाद स्तर होता है। स्तर का मतलब होता है उपलब्धि या संप्राप्ति स्तर। इसके बाद एक परिभाषा पूछी जाती है अपव्यय क्या होता है और अवरोधन क्या होता है। अपव्यय का तात्पर्य यहाँ कहने से हो गया कि प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना बालक विद्यालय जो छोड़ देता है, जिससे सरकार की जो धन की क्षति होती है उसे हम अपव्यय कहते हैं। मतलब प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना 6 से 14 वर्ष का जो बालक यदि बीच में ही पढ़ाई करना छोड़ देता है तो इसमें सरकारों को क्या होता है? लॉस होता है, उसे हम अपव्यय कहते हैं। अवरोधन क्या होता है? अवरोधन का तात्पर्य हुआ किसी भी बच्चे को 1 वर्ष से अधिक एक ही कक्षा में रोकना अवरोधन कहलाता है। किसी भी बच्चे को 1 वर्ष से अधिक एक ही कक्षा में रोकना क्या कहलाता है? अवरोधन कहलाता है। दोस्तों हम राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE की बात कर लेते हैं। RTE की प्रमुख बातें क्या थीं? इसके तहत 6 से 8 के बच्चों के लिए 3 किलोमीटर के दायरे में क्या होनी चाहिए? हमारे विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। 6 से 8। 1 से 5 तक के बच्चों को 1 किलोमीटर के रेडियस में विद्यालय होना चाहिए। इसके साथ साथ 25% सीट गरीब बच्चों के लिए रिजर्व होनी चाहिए। रिजर्व होनी चाहिए। न्यूनतम आवश्यकता क्या थी? योग्यताधारी शिक्षक होने चाहिए। और इसके साथ साथ राइट टू एजुकेशन एक्ट जो हमारा 2009 में प्रस्तुत हुआ था, और इसके साथ साथ इसमें क्या कहा था? इस नियम के तहत जो भी सरकारी टीचर है वो निजी ट्यूशन देने के लिए स्वतंत्र नहीं है। विद्यालय पाठ्यक्रम का निर्धारण, मूल्यांकन प्रक्रिया आदि का विशेष ध्यान रखे। मतलब जो पाठ्यक्रम है, मूल्यांकन की प्रक्रिया, उसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। शिक्षक द्वारा बालकों को किसी भी शारीरिक हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है कि बच्चे को मानसिक, शारीरिक किसी भी प्रकार से कोई भी हिदायत करने का अधिकार नहीं है। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के मतलब जो अशिक्षित बालक हैं उन्हें विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करानी चाहिए। इस तरह से इस लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, छोटी छोटी चीज़ें बार बार हमने आपको दी। अब इसके तहत अगला जो आएगा उसमें हमें राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, हो गया आपका, मुदालियर आयोग हो गया, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो गई, ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो गया, 1992 की शिक्षा नीति हो गई, ऐसे हो गया। मतलब समग्र 10 से 15 आपको जो वीडियो मतलब जो आपके कोर्स में आयोग हैं, नीतियां हैं या योजनाएं आई, वो सारी योजनाएं एक ही लेक्चर में पूर्ण हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। जानी चाहिए।